जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोग पार्ट 2 में केमिस्ट्री का क्लास 10th जो पार्ट 2 वाला वीडियो था वो उसमें हम देख लिए थे कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे होती है, कैसे समझेंगे ये ठोस है, कैसे समझेंगे ये द्रव है, कैसे समझेंगे ये गैस है। बता दिए थे ठोस के लिए कोष्ठ में S लिखा हुआ रहेगा, द्रव के लिए L लिखा रहता है और जो है गैस के लिए G लिखा रहता है और तनु विलयन या जलीय विलयन के लिए जो है वो AQ लिखा जाता है। क्लियर होगा यहाँ तक। दूसरा ये बता दिए थे कि गैस की कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। जब ऊष्मा बाहर निकलेगी यानी कि ऊष्माक्षेपी, तो समीकरण के दाएं साइड यानी कि तीर के दाएं साइड में आपको प्लस ऊष्मा लिखा हुआ रहेगा। और बता दिए थे कि जब समीकरण के पहले यानी कि अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वहां ऊष्मा का शोषण हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी है। 2 पॉइंट इनका हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग इनका तीसरा, चौथा और जो है ये 5वां पॉइंट को पढ़ के समझते ध्यान से क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए हम चलते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, गैसों के उत्सर्जन की जानकारी। गैस का उत्सर्जन का मतलब ये होता है कोई भी अभिक्रिया जब होगा तो हम कैसे समझेंगे कि उसमें से कौन सी गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है, उनके बारे में जानकारी लेना है इस अभिक्रिया में। देखिएगा कह रहा है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया होने के बाद कोई गैस निकलती है, कोई भी गैस यदि निकलेंगे तो समीकरण में गैसों के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह ये यानी कि ऊपर, ये जो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ऊपर गया है चिन्ह, ये वाला चिन्ह दिया हुआ रहेगा। जो गैस निकलेगा उसके ठीक बगल में दिया हुआ रहेगा, दिया जाता है। आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ये CaCO3 है, ठीक। इसमें आप देखिएगा CaO प्लस CO2 ये 2 भाग में टूटा, तो CO2 के जस्ट बगल में आप देख पाएंगे कि तीर ऊपर की ओर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन सी गैस बाहर हो रही है, गैस निकल रही है या नहीं भी निकल रही है, आप कहिएगा हाँ निकल रही है। और वो कौन सी गैस निकल रही है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो जहां पर जिस सूत्र के बगल में आपको ये ऊपर की ओर तीर लगा हुआ मिल जाएगा, समझ जाइएगा वो गैस निकलने की बात बता रही है। वो गैस कौन सी गैस निकल रही है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि जिसके बगल में लगा रहता है वो वाली गैस निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर CO2 निकल रही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है अवक्षेप बनने की जानकारी। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए निम्नलिखित में अवक्षेप बन रही है या नहीं, बन रही है तो कौन सी अवक्षेप बन रही है, कैसा बन रहा है। तो आप देख पाएंगे इसके लिए प्रतिफल के संकेत, मतलब समीकरण के दाईं ओर प्रतिफल होता है ना, तो प्रतिफल के संकेत के बाद चिन्ह ये दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये वाला चिन्ह जब नीचे की ओर दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये अवक्षेप की अवक्षेप को दर्शा रहा है कि अवक्षेप इसमें बन रहा है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए NaCl AgNO3 ये दोनों मिला, यहाँ पर AgCl यानी Ag इसका Cl इसका मिल गया, आगे जाकर के NaCO3 ये अलग हो जाता है। अब आप देख पाएंगे कि AgCl के बगल में जो ये तीर का चिन्ह नीचे की ओर लगा हुआ है, इसका मतलब पूछेंगे इसमें कि अवक्षेप के रूप में कौन सा तत्व है या कौन सा पदार्थ है, तो बोलेंगे AgCl यानी कि Ag सूत्र होता है किसका, चांदी का। याद रखिएगा आप लोग का भी शादी होगा तो आपकी पत्नी मांगेगी आपसे क्या, एजी पायल दिलाइए, एजी हे दिलाइए, एजी हेउ दिलाइए, तो आप याद रख पाएंगे यहाँ से एजी का मतलब होता है चांदी का सूत्र है जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। तो एजी प्लस Cl मतलब क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड इनको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ अवक्षेप के रूप में कौन बन रहा है, तो बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। अब समझिए उत्क्रमणीयता किसको कहते हैं, हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहली बात, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि जो पदार्थ जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसको हम दोबारा अगर ले पाते हैं तो उसी को ले मतलब वो चल आता है, उसको कहते हैं उत्क्रमणीयता। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिएगा यहाँ पर कि मान लीजिए ये क्या है, बर्फ है। यहाँ पर क्या है, बर्फ है। इसको जब आप ठंडा कीजिएगा, ठंडा
ठंडा कर रहे हैं, अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो बर्फ को जब ठंडा करेंगे तो ये क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी कि पानी बनेगा। ठीक, सॉरी ठंडा नहीं करना है इसको, इसको गर्म करना है। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, जल। पिघलेगा तो क्या बनेगा, जल। जल को जब और ज्यादा गर्म करेंगे, गर्म करने पर तो ई जाके वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प। यहां तक चला है। अब दोबारा आप क्या कीजिए, वाष्प को ठंडा करना शुरू कीजिए। तो यहां से जो ये सा तीर लगा हुआ रहेगा, वापस आ रहे हैं, उत्क्रमणीयता बना रहे हैं। तो वाष्प जब ठंडा होगा तो ये फिर से बन जाएगा जल, और जल जब और ठंडा होगा तो ये बन जाएगा कौन चीज, बर्फ। यहाँ इसको ऐसे लिखा जाता है, ऊपर में रहेगा ये गर्म और ये हो जाएगा इसका ठंडा, यहाँ पर ठंडा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक चीज आपको समझा रहे हैं। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है जो पदार्थ जिस अवस्था में था, क्या वो उसी अवस्था में दोबारा आ सकता है, तो उसी को कहेंगे उत्क्रमणीयता। बर्फ को गर्म किए जल बना, जल को और ज्यादा गर्म किए तो क्या बना, वाष्प। और वाष्प को अब ठंडा करें, कहिएगा वाष्प को कैसे ठंडा करते हैं। तो आप याद कीजिए कि जब आपके घर में आप चावल बनते हुए देखे होंगे अपने घर में, जिस समय चावल बन रहा होता है, चावल उबलेगा, उबलेगा, ऊपर का जो ढक्कन होता है जिसे चावल ढका रहता है, उसको जब हटा दीजिएगा तो वाष्प ऊपर की ओर जाएगा। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल आज करके देखिएगा कि जहां से वाष्प निकल रहा है उसके ऊपर में एक प्लेट रखिएगा। आप देख पाएंगे कि जैसे ही वाष्प जा करके वहां टकराता है तो वहां से बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, क्योंकि वो वाष्प प्लेट से टकराने के बाद वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण वो पानी की बूंद बन जाती है और वहां से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, और जल को जब बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो जल एक किसका रूप ले लेता है, ये बर्फ बन जाता है। तो इन्हीं घटना को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीयता। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब इनको कैसे दर्शाया जाता है उनको देख लीजिए। इसे दर्शाने के लिए अभिकारकों और प्रतिफलों के बाद विपरीत दिशाओं में, यहां देख रहे हैं एक ऐसे गया एक ऐसे गया, दो तीर होगा यहाँ पर, सॉरी गलती से 3 लिखा गया है, तीर चिन्ह दिया जाता है, 2 तीर चिन्ह दिया जाएगा। आप देख पाएंगे N2 + 3H2, ये दोनों साइड तीर का चिन्ह है, ये NH3 बनाता है। क्लियर होगा यहाँ तक। एग्जाम्पल में हम ये भी आप लिख सकते हैं इनको, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अगला है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला अभिक्रिया मेरा है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। समझिए संयोजन क्या है, संश्लेषण क्या, इन्हीं का नाम संयोजन या संश्लेषण भी है। संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, तत्वों का मिलना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसको संयोजन कहते हैं, योग कहते हैं, जोड़ कहते हैं, मिलन कहते हैं, और व्याकरण हम लोग इन्हीं को संधि भी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में समधि सुने, समधि मिलन होता है एक, वहां पर क्या होते हैं, लड़के पक्ष वाले यानी कि लड़के के पिता और इधर लड़की के पिता, दोनों आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे से अपना जो है क्या कहते हैं, मतलब वहां पर समधि मिलन होता है, जिससे कि दोनों में एक प्यार भरा संदेश वहां समाज को जाता है, ये लोग समधि मिलन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। यहाँ है संयोजन, संयोजन का भी मेल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों समधि का मेल नहीं, यहाँ तत्व का, पदार्थ का मेल होगा। क्लियर होगा। चलिए परिभाषा देखिए इनका क्या कहता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, पदार्थ में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का जब निर्माण कर देता है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल में देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको C कार्बन, C6 सूत्र होता है कार्बन का, और प्लस में हम O2 लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, C + O2। दूसरा H लेते हैं, H2 हाइड्रोजन होता है, और O2 लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, और वो एक प्रकार का गैस है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है, वो भी एक प्रकार क्या है, गैस है। अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता है हमारा H2O, यानी कि जल बन जाता है। तो हाइड्रोजन था कौन अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन था कौन अवस्था में, गैसीय अवस्था में, लेकिन ये दोनों जब मिला तो क्या बन गया,
द्रव बना यानी कि जल बन गया। इसका मतलब इसका सूत्र होता है H2O। क्या हो जाता है? H2O। इसका मतलब पुराने वाले के तत्व का या पदार्थ का जो गुण था ना, वो नए वाले से क्या था? अलग हो गया, नया जो बना। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए पॉइंट में, देखिएगा कि नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए C+O2 है। एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं H2+O2 अभिक्रिया करके ये H2O बनाएगा, ये जल बना लेगा। क्लियर होगा? इतना समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी प्रकार का होता है तो आप हमें बता सकते हैं। बढ़ सकते हैं आगे, आप लोग इजाजत दे तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो आज हम लोग इसमें पीछे जहां तक समझ लिए थे, देखिएगा वियोजन या अपघटन हम अभी तुरंत समझा दिए थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। उसमें बता दिए थे कि जब दो या दो से अधिक तत्व या आपस में मिल करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब समझिए वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि जैसे इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा यौगिक, मान लीजिए हम आपको बोले कि 10 रुपया दिए, आप इनको 2 भाग में तोड़ दीजिए या 3 भाग में तोड़िएगा। आपकी क्या कीजिएगा कि 5 रुपया एक जगह, 2 रुपया एक जगह, 1-1 रुपया को अलग अलग जगह कर दीजिएगा। इसका तो 2-3 टुकड़ा कर सकते हैं 10 को, आप 5 को भी कर सकते हैं 1-2 जगह। तो इसीलिए इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है, जब एक बड़ा सा किसी भी यौगिक को तोड़ करके छोटे छोटे अणु या यौगिक में बांट देते हैं, तो उसी को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, एक कोई बड़ा सा यौगिक लिया, टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, तो उसे ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बड़ा सा यौगिक है, वो टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे ही कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए, कह रहा है नए यौगिक के जो गुण होते हैं वो मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। अब जो पहले वाला यौगिक था वो उसका गुण कुछ और होगा, नया वाला जो बना इनका गुण कुछ और होगा। इसीलिए नए यौगिक के गुण जो होते हैं वो पहले वाले से बिल्कुल ही क्या होते हैं? अलग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, जैसे में है CaCO3, ये बड़ा सा यौगिक है। इनको तोड़ने के बाद CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों बना है इतना बड़ा यौगिक को तोड़ने के बाद। और ये जो तीर ऊपर की ओर है, हम आपको क्या समझाए थे ये तीर के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमको बताइए तीर का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तब हम अब है विद्युत अपघटन किसको कहते हैं। विद्युत का मतलब समझते होंगे विद्युत धारा, और अपघटन का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा द्वारा किसी द्वारा विलयनों के टूटने, विलयन को जो तोड़ते हैं किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा। तो इसी क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। जिससे आप देख लीजिए NaCl है, NaCl को जब विद्युत धारा की उपस्थिति में हम लोग तोड़ रहे हैं तो Na अलग और Cl अलग हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलिए। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसको हम एक सिंपल, इसको बाय द वे नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल में हम आपको समझा देते हैं। मान के चलिए सबके घर में माँ बाप होता है, उदाहरण में हम बता रहे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 2 भाई हैं, माताजी हैं पिताजी हैं साथ में, और 2 भाई में से किसी एक के साथ माता पिता रह रही है, किसी एक के साथ। कुछ दिन के दिक्कत के कारण, कुछ दिन परेशानी, मतलब वो जो छोटा, मान लीजिए छोटा भाई के पास रह रहा है या बड़ा भाई के पास, मान लीजिए बड़ा भाई के पास माता पिता रह रहा है। हो सकता है कोई गलती कर दिया हो बड़ा भाई माँ बाप के साथ, या कुछ देख रेख में दिक्कत करता होगा, तो माँ बाप क्या किया, बड़ा भाई का साथ छोड़ करके वो चला गया किसके पास? छोटा भाई के पास। तो फिलहाल बड़ा भाई को तो दिक्कत होगा कि माँ बाप मेरा साथ छोड़ दिया, माँ बाप हमसे अलग हो गया है। तो अब जो बड़ा वाला को छोड़ करके किसके साथ चला गया? छोटा वाला के साथ। तो दिक्कत किसको हो गया? बड़ा वाला को, कि मेरा माँ बाप हमको साथ नहीं दे रहा है, छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार का जो घटना होता है उन्हीं को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब होता है एक, विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया समझ ही रहे होंगे जो भी क्रिया होती है। ठीक है, अब इनको हम लोग केमिस्ट्री के परिभाषा के तौर पर पढ़ते हैं थोड़ा सा।
वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि अलग कर दिया जाता है, तो उसे ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मान लीजिए ये छोटा भाई है, मान लेते हैं, और मान लीजिए Cu बड़ा भाई है और SO4 ये माता पिता है। उदाहरण में समझा रहे हैं हम आपको। SO4 अभी माता पिता है, ये किसके साथ है? Cu के साथ। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण या कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण ये जो माता पिता है ये चल जाते हैं किसके साथ? ये F है बड़ा वाला, ये किसके साथ चले जाते हैं? Fe यानी कि छोटा भाई के साथ। तो देख लीजिए SO4 चला गया Fe के साथ, और इधर बेचारा Cu यानी कि बड़ा भाई को अकेले रहना पड़ रहा है साइड में। तो इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, इसी को कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें एक आदमी अकेला Cu था जिसको अकेला छोड़ दिया गया, इसके साथ कोई नहीं है, ना तो माता है ना तो पिता है। बताइए, लॉस इनको लग रहा है। Fe के साथ माता पिता दोनों आ गए साथ में। उम्मीद करते हैं क्लियर बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग प्रयास कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और यदि अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास कीजिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जवाब देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।